हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो मटेरियल्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और किस तरह से हम उनको डिफ़ाइन करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ होती है मटेरियल की उनको हम किस तरह से सेग्रीगेट कर सकते हैं, किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, किस तरह से मतलब उनको डिवाइड कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। उसके बाद हम वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज़ को टेकअप करेंगे। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। मैकेनिकल प्रॉपर्टी बेसिकली डील करती है कि आपका जो मटेरियल है उस पर जब आप लोड अप्लाई करेंगे तो लोड अप्लाई करने पे वो किस तरह से बिहेव करता है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो कहलाती हैं वो कहलाती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। एक चीज़ और समझ में आती है कि होता है फोर्स, एक होता है लोड। तो फोर्स बेसिकली लोड होता है, वो फोर्स का सबसेट होता है। जब आप फोर्स लगाते हो तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट होता है। जब लोड लगाते हो तो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म होता है। ये फ़र्क होता है फोर्स और लोड में। इसके बाद आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तो ये सारे किस में आते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। मतलब जब आप करंट अप्लाई किया तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं, जब आपने वोल्टेज अप्लाई किया तो किस तरह से बिहेव करते हैं मटेरियल, वो आते हैं आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में। इसके बाद थर्मल प्रॉपर्टी है। थर्मल प्रॉपर्टी का मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट किस तरह से है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी आती हैं थर्मल। थर्मल का मतलब हीट से रिलेटेड है। जब आपने उसको हीट सप्लाई किया तो किस तरह से वो चेंजेस शो करता है, तो ये आपका शो आता है किसमें, थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल के बाद आप देखोगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब वो जब रिएक्शन करेगा किस तरह से वो रिएक्शन करता है, जब ऑक्सीजन का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वाटर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं केमिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन एज फार एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इज कंसर्न, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर ऑफ मोर इम्पोर्टेंस देन अदर प्रॉपर्टीज, है ना। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आइए वन बाय वन हम इस लेक्चर, पर्टिकुलर लेक्चर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। हाँ, सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टी जैसे मैं बता चुका हूँ कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट है वो लोड अप्लाई करेंगे तो लोड अप्लाई करने को वो किस तरह से बिहेव करता है, ठीक है। एबिलिटी टू रेजिस्ट द फेल्यूर अंडर द फोर्स, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी का मतलब सीधा सा है कि किस तरह का रेजिस्टेंस ऑफर करा है। जब आपने लोड अप्लाई किया तो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करा है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उतना अच्छा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होंगी। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को वन बाय वन नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले जैसे प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब ये है बेसिकली कि वो कितना लोड बियर कर सकता है विदाउट डिफॉर्मेशन। कोई ऑब्जेक्ट कितना लोड बियर कर सकता है विदाउट डिफॉर्मेशन, वो कहलाता है उसकी स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो। टेंसाइल स्ट्रेंथ हो सकता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो सकता है, शियर स्ट्रेंथ हो सकता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब कितना टेंसाइल लोड मैक्सिमम वो बियर कर सकता है बिना फेल्यूर के, बिना डिफॉर्मेशन के। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब कितना मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड बियर कर सकता है। तो ये आते हैं आपके स्ट्रेंथ में। स्ट्रेंथ का मतलब मैक्सिमम लोड वो कितना बियर कर सकता है। इसके बाद आप इलास्टिसिटी देखेंगे। तो अभी सब्सिक्वेंट जो स्लाइड्स थे उसमें मैं बताऊंगा इलास्टिसिटी इन सबके डिटेल्स में। अभी हम सिर्फ नाम देख लेते हैं। इलास्टिसिटी हो गया, प्लास्टिसिटी हो गया, डक्टिलिटी है, मेलेबिलिटी है, ब्रिटलनेस है, हार्डनेस है, टफनेस है, स्टिफनेस, रेजिलियंस, क्रीप, फटीग, ये इस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आइए वन बाय वन हम सारी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सबसे पहला जो हम देखेंगे वो है इलास्टिसिटी। ये बिल्कुल सिंपल होता है। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद वो डिफॉर्म हुआ, लेकिन जैसे ही आपने फोर्स को रिमूव किया या लोड को रिमूव किया तो रिमूव करने के बाद ये वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है इलास्टिसिटी। अब इसको हम देख लेते हैं। इट इज द एबिलिटी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड। मतलब जब तक आपने लोड लगाया डिफॉर्म हुआ। इलास्टिसिटी का मतलब ये कतई नहीं कि डिफॉर्म नहीं होगा।
डिफॉर्म होगा, लेकिन कब तक डिफॉर्म होगा? जब तक आपने लोड उस पर अप्लाई कर रखा है तब तक वो डिफॉर्म होगा। जैसे ही आपने लोड को रिमूव किया, वो ओरिजिनल जो शेप और साइज है उसमें आ जाएगा। और इलास्टिसिटी को हम मेजर करते हैं जनरली इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हायर द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हायर द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी फॉर दैट पर्टिकुलर मटेरियल। इसके बाद देख सकते हैं आप, फॉर एवरी मेटल देयर इज ए लिमिट अप टू विच इट कैन विथस्टैंड फोर्स। हर मटेरियल की एक लिमिट होती है और उस लिमिट तक ही वो एक फोर्स को विथस्टैंड कर सकता है, बियर कर सकता है। हाँ, तो इलास्टिसिटी समझ में आता है आपको। जनरली जो मेटल होती हैं वो सारी मेटल क्या होती हैं? इलास्टिक होती हैं, कि उन पे आप लोड अप्लाई करेंगे तो वो डिफॉर्म हो जाते हैं कभी कभार। लेकिन क्या होता है कि हम जो नेकेड आइज है उससे आप डिफॉर्मेशन वो दिखता नहीं है, लेकिन या तो माइक्रोस्कोप से या और किसी मैग्नीफाइंग चीज से आप उसको देखेंगे तो डिफॉर्मेशन आपको दिखेगा जब आप लोड अप्लाई करेंगे। और लोड को रिमूव करेंगे तो डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो मेटल्स होते हैं वो सारे इलास्टिक होते हैं। इलास्टिसिटी का जस्ट उल्टा उल्टा होता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि जब आपने फोर्स लगाया, बॉडी डिफॉर्म हुई, और जब आपने फोर्स रिमूव किया तो डिफॉर्मेशन वहीं एज इट इज रहेंगे। ऐसा नहीं है कि डिफॉर्मेशन रिमूव हो जाए। तो प्लास्टिसिटी का मतलब होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन से, और इलास्टिसिटी का मतलब होता है डिफॉर्मेशन तब तक ही रहे जब तक आपने लोड उस पर अप्लाई कर रखा है। तो प्लास्टिसिटी क्या होता है? परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर। ठीक है, फ्रैक्चर का मतलब होता है टूट जाना, तो डिफॉर्मेशन का मतलब होता है उसका शेप चेंज हो जाना, साइज चेंज हो जाना, टूटना नहीं है। तो प्लास्टिसिटी क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अंडरगोज द परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ओवर इट और एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड ओवर इट। इसके बाद क्या है? प्लास्टिसिटी की वजह से हम मटेरियल्स को क्या डिफरेंट शेप्स में उसको बनाते हैं। ठीक है, मतलब जो मेटल्स होती हैं उनको आप डिफरेंट शेप और साइज दे सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स प्लास्टिक प्रॉपर्टी, है ना। जैसे आपने देखा होगा मेटल से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, मेटल से शीट बना देते हैं, मेटल से वायर बना देते हैं, मेटल से आपने सिलेंडर बना दिया। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल किसकी वजह से हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स। अब क्या होता है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का सीधा मतलब होता है कि इट द मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। ठीक है, डक्टिलिटी क्या मतलब है? किसी मटेरियल को आप वायर में ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? डक्टिलिटी हायर होती है जब कोल्ड वर्किंग में, जैसे आप वायर को वगैरह को ड्रॉ करते हैं, जनरली वायर को ड्रॉ करते हैं कोल्ड में। कोल्ड वर्किंग हॉट वर्किंग का सीधा सा मतलब ये है कि बिना हीट किए आप उसमें उसको डिफॉर्म कर रहे हो तो वो कोल्ड वर्किंग कहलाएगा, और हीट करने के बाद आप डिफॉर्म कर रहे हो तो वो कहलाता है हॉट वर्किंग। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है विच मेटल इज हैविंग हाईएस्ट डक्टिलिटी, तो इसका आंसर होता है गोल्ड। अब देखोगे मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा रखी हैं, ये देखिए, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे ज़्यादा गोल्ड, गोल्ड के बाद प्लेटिनम, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकेल, जिंक, टिन एक्सेट्रा, है ना। तो ये ऑर्डर है। अब आप देखोगे जो वायर बनाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वायर की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक वायर हम किसके बनाते हैं? इलेक्ट्रिक वायर हम बनाते हैं कॉपर के। ठीक है, गोल्ड के हम इलेक्ट्रिक वायर नहीं बना सकते। देखिए, इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए दो प्रॉपर्टी चाहिए, एक तो आपको डक्टिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, दूसरा उसकी थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो भी अच्छी होना चाहिए। तो गोल्ड होता है, गोल्ड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, सिल्वर की भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, लेकिन ये उतना एक्सपेंसिव है कि उनके हम वायर नहीं ड्रॉ कर सकते। और इवन हम ये वायर बना के कहीं लगा भी देंगे तो तुरंत चोरी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आयरन आयरन के हम तार इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि आयरन की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। इसलिए आप देखोगे जो तार होते हैं ज़्यादातर वो किसके बने होते हैं? ईदर दे आर मेड अप ऑफ कॉपर और दे आर मेड ऑफ अल्मोनियम। या तो वो कॉपर के बने होंगे या फिर किसके बने होंगे? एल्यूमिनियम के बने होंगे। ठीक है, तो आप मतलब ये मोटे एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, सबसे ज़्यादा जो डक्टिलिटी है वो किसकी है? गोल्ड की। ठीक है, प्लेटिनम, सिल्वर, ये थोड़े से आपको सीरियस ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हाँ, इसमें अगली प्रॉपर्टी है वो है मेलेबिलिटी। तो डक्टिलिटी का जैसे मतलब होता है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मेलेबिलिटी का मतलब होता है कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। कोई भी चीज़ जिसको हम शीट्स में ड्रॉ कर सकते हो उसको बोलेंगे उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी? मेलेबिलिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन एक ये पूछा जा सकता है कि किस मटेरियल की सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी होती है, किस मेटल की सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी होती है? तो सबसे ज़्यादा जो मेलेबिलिटी होती है वो होती है गोल्ड की।
गोल्ड के बाद सिल्वर है आपका। तो ये मटेरियल ऐसे हैं जिनकी मेलेबिलिटी होती है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है ब्रिटलनेस। अब समझते हैं ब्रिटलनेस क्या होती है। तो ब्रिटलनेस इलास्टिसिटी का थोड़ा सा रिवर्स होता है। ब्रिटलनेस में क्या होता है, मटेरियल पे आपने लोड अप्लाई किया और वो लोड अप्लाई करने के बाद डिफॉर्म नहीं होगा, सीधा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इस तरह के जो प्रॉपर्टी होती है वो कहलाती है ब्रिटलनेस। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं पत्थर की बात करूँ, यदि आप पत्थर पे लोड अप्लाई करेंगे, उस पर हैमरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन यदि मेटल के ऊपर हैमरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, उसका साइज चेंज हो जाएगा, ब्रेक नहीं होगा। लेकिन तो वो मटेरियल जिन पे आप फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने के बाद डिफॉर्म होने की जगह वो सीधा ब्रेक हो जाए, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है ब्रिटलनेस। क्या कहलाती है, ब्रिटलनेस। ठीक है। जैसे आप देख सकते हो इसमें फ्रैक्चर विदाउट अप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन, जिनमें बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन नहीं हो। जनरली क्या मानते हैं, ये 5% से कम डिफॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रिटल मटेरियल। और जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया, स्टोन एक ब्रिटल मटेरियल है, चॉक ब्रिटल मटेरियल है। तो जो मटेरियल कम डक्टाइल होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताया 5% से कम डिफॉर्मेशन होगा तो वो कहलाएगा ब्रिटल में, और 5% से ज़्यादा होता है तो वो कहलाते हैं आपके डक्टाइल मटेरियल। जैसे कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन एक क्या है, ब्रिटल मटेरियल, लेकिन कास्ट आयरन की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के बावजूद ये इलास्टिक नहीं होता है। यदि कास्ट आयरन पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो कास्ट आयरन क्या होगा, पहले वो बियर कर लेगा उस फोर्स को बिना डिफॉर्मेशन के, लेकिन और जैसे आप फोर्स बढ़ाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, है ना। इसको हम हिंदी में भंगुर भी बोलते हैं, ब्रिटलनेस को। अगली जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको हम मेजर करते हैं, हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब होता है एबिलिटी टू रेजिस्ट अब्रेशन, इंडेंटेशन, कटिंग एंड स्क्रैचिंग। इंडेंट अब्रेशन का मतलब होता है उसको घिसना एक तरह, ठीक है। तो वो ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा मटेरियल ये रजिस्ट करता है, अब्रेशन को रजिस्ट करता है, घिसने को रजिस्ट करता है। यदि आप दो चीज़ों को घिस रहे हो तो जो जो आसानी से घिस जाएगा उसका मतलब उसकी हार्डनेस क्या है, कम है। और जिसको घिसने में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी हार्डनेस क्या है, ज़्यादा। इंडेंटेशन मतलब उसमें इंप्रेशन क्रिएट करना, ठीक है। कटिंग, तो कटिंग टूल की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो हार्डनेस होती है। इसलिए आपके जो कटिंग टूल होते हैं वो ऐसे मटेरियल के बने होते हैं जिसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है। जैसे आपका हाई स्पीड स्टील होता है, हाई कार्बन स्टील होता है, इवन डायमंड टूल्स आते हैं, ठीक है। तो क्योंकि कटिंग टूल के लिए क्या होनी चाहिए, उसकी हार्डनेस ज़्यादा होनी चाहिए। यदि हार्डनेस ज़्यादा नहीं होगी तो कटिंग टूल क्या होगा, उस मटेरियल को नहीं काट पाएगा जिसको वो कटिंग कर रहा है। यदि कटिंग टूल की हार्डनेस मान लो कम हुई और जिस मटेरियल को वो कट कर रहा है उसकी हार्डनेस ज़्यादा हुई तो क्या होगा, कटिंग टूल तुरंत ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा नेचर में, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल वो है डायमंड है। और डायमंड एक क्या है, नॉन मेटेलिक मटेरियल है। और हार्डनेस जो होती है उस हार्डनेस को हम मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके लिए टेस्ट होता है, ब्रेनेल टेस्ट होता है, रॉकवेल टेस्ट होता है, बिकर्स टेस्ट होता है। तो इसमें एक नंबर होता है, उस नंबर के थ्रू हम हार्डनेस को मेजर करते हैं। इनके ऑपरेटर्स आते हैं, टेस्टिंग का सेटअप आता है, मशीन आती है जिसके थ्रू हम उसकी हार्डनेस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, एबिलिटी टू रेजिस्ट द अब्रेशन, इंडेंटेशन, कटिंग एंड स्क्रैचिंग। स्क्रैचिंग करके भी आप देख सकते हो, सिंपल मतलब ये है कि आपने दो चीज़ को स्क्रैच किया, नाखून से स्क्रैच किया, जो आसानी से स्क्रैच हो जा रहा है उसकी हार्डनेस कम है, और जिसको स्क्रैच करने में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है या स्क्रैच नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसकी हार्डनेस क्या है, ज़्यादा है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है वो है टफनेस। देखिए ये फ़र्क होता है, टफनेस और हार्डनेस में कोई बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं होता है। मतलब लेमन की लैंग्वेज में बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि हार्डनेस ही टफनेस है, लेकिन हार्डनेस और टफनेस बिल्कुल अलग होते हैं। टफनेस बेसिकली ये होता है जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया या मेटल पर फोर्स लगाया, तो आप एक तरह से उसमें एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स लगा रहे हैं उससे वो डिफॉर्म हो रहा है, तो फोर्स एक तरह से आप एनर्जी दे रहे हैं। तो कोई भी मटेरियल मैक्सिमम कितनी एनर्जी अब्जॉर्व कर सकता है फ्रैक्चर लिमिट तक, वो कहलाती है उसकी टफनेस। मैं दोबारा से बोल दे रहा हूँ, कोई भी मटेरियल फ्रैक्चर लिमिट तक, अप टू फ्रैक्चर, जब तक वो फ्रैक्चर नहीं हो जाता तब तक वो कितनी एनर्जी को अब्जॉर्व कर सकता है वो कहलाती है उसकी टफनेस। जनरली क्या होता है मटेरियल के ऊपर, आपने फोर्स लगाते गए वो एनर्जी अब्जॉर्व करता गया, लगाते गए अब्जॉर्व करता गया, लेकिन एक लिमिट होगी, उस लिमिट के बाद वो फ्रैक्चर हो जाएगा। जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हम पढ़ाते हैं,
फ्रैक्चर पॉइंट आता है, तो उस लिमिट तक उसने कितनी एनर्जी ऑब्जर्व की वो कहलाता है उसकी टफनेस। और जनरली क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का जो एरिया होता है वो एरिया अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, वो एरिया रिप्रेजेंट करता है उसकी टफनेस। अब इसमें दिया है, जैसे आप देखोगे टफनेस की जो वैल्यू होती है वो टेम्परेचर के साथ, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टफनेस की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और टफनेस की यदि हम बात करें तो ये क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल पर मीटर क्यूब। टफनेस के बाद दूसरा टफनेस से सिमिलर चीज होती है, वो उसको बोलते हैं रेजिलियंस। तो रेजिलियंस का मतलब होता है एनर्जी अब्जॉर्ब अप टू इलास्टिक लिमिट। तो आप देखोगे इसमें इलास्टिक लिमिट, ये इलास्टिक लिमिट है इसकी, तो यहाँ तक जो ये एनर्जी अब्जॉर्व कर रहा है ये क्या कहलाएगा, रेजिलियंस कहलाएगा। और आप देखो दूसरे डायग्राम में इसमें ये फ्रैक्चर पॉइंट है, तो फ्रैक्चर पॉइंट तक जो एनर्जी अब्जॉर्व करेगा, मतलब स्टार्टिंग से लेकर फ्रैक्चर पॉइंट तक जो एनर्जी अब्जॉर्व करेगा वो एनर्जी कहलाएगी टफनेस। तो आप एक तरह से ये भी बोल सकते हो कि रेजिलियंस होता है वो टफनेस का क्या होता है, सबसेट होता है। रेजिलियंस इज ए सबसेट ऑफ टफनेस। और ये जो एरिया रिप्रेजेंट करता है, इलास्टिक पॉइंट तक जो एरिया रिप्रेजेंट करेगा वो कहलाएगा आपका रेजिलियंस, और फ्रैक्चर पॉइंट तक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को जो एरिया रिप्रेजेंट करेगा वो कहलाएगा आपका टफनेस। स्टिफनेस क्या होती है, स्टिफनेस होता है, स्टिफनेस को हम रिजिडनेस भी बोलते हैं, कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो डिफ्लेक्ट नहीं हो। डिफ्लेक्ट होने का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं वो बेंड नहीं हो, जैसा है वो वैसे ही रहे। तो जैसे हम कास्ट आयरन यूज़ करते हैं, कास्ट आयरन क्या होता है, स्टिफ होता है, कास्ट आयरन को यदि आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, बेंड नहीं होगा। इसलिए आप देखोगे मशीन्स के ज़्यादातर जो बेड होते हैं, क्योंकि मशीन के बेड क्या होते हैं, मशीन के बेड को क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर जो अटैचमेंट्स होते हैं उन सब का जो भार है, लोड है, वो बियर करना पड़ेगा। तो जितने मशीन के हम बेड बनाते हैं वो किसके बनाते हैं, कास्ट आयरन के बनाते हैं। क्यों कास्ट आयरन के बनाते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन हार्ड है और कास्ट आयरन स्टिफ भी है। तो जो भी उसके ऊपर मटेरियल रखा जाएगा उसको रखने पे वो क्या होगा, बेंड नहीं होता है। तो इसके बाद क्रीप ऑफ फटिग भी है, मैं थोड़ा थोड़ा क्रीप ऑफ फटिग का बता देता हूँ। क्रीप बेसिकली क्या होता है, क्रीप का मतलब ये होता है कि जब आप कांस्टेंट लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है, कांस्टेंट लोड अप्लाई करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो क्या होता है उस ऑब्जेक्ट पे धीरे धीरे परमानेंट डिफॉर्मेशन आते हैं और इसको हम बोलते हैं क्रीप। एक और होता है फटिग। फटिग का मतलब ये होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे आप वेरिएबल लोड अप्लाई कर रहे हैं तो उससे जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होते हैं उसको बोलते हैं फटिग। जैसे आप मान लीजिए कोई ब्रिज है, उस ब्रिज के ऊपर व्हीकल्स पास हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक बार लोड अप्लाई किया, रिमूव हुआ, लोड अप्लाई किया, तो इस तरह से क्या होता है, वेरिएबल लोडिंग अप हो रही है। तो यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं हम फटिग। तो क्रीप क्या होता है, अंडर कांस्टेंट लोड होता है, और फटिग क्या होता है, अंडर वेरिएबल लोडिंग होता है। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।